इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद। गाजा के बाद लेबनान का हाल भी गाजा जैसा ही होने जा रहा है और हिजबुल्लाह का अंजाम भी हमास जैसा। इजराइल इस बार ना तो हमास को बख्शने के मूड में है और ना ही हिजबुल्लाह को। उसके सटीक हमलों में एक के बाद एक करके इन दोनों आतंकवादी संगठनों के लीडर्स मारे जा रहे हैं, आतंकवादी मारे जा रहे हैं। लेकिन ईरान का क्या? इजराइल ईरान के साथ क्या करने वाला है? नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलू। दोस्तों, केवल 2 दिन बाद इजराइल पर हुए 7 अक्टूबर के अटैक को पूरे 1 साल हो जाएंगे। वो दिन जिसे ना केवल इजराइल बल्कि पूरी दुनिया एक काले दिन के तौर पर याद रखेगी। और उसी के बाद शुरू हुआ था इजराइल का गाजा में हमास के खिलाफ ऑपरेशन। इस ऑपरेशन को भी 1 साल होने को आए और ऑपरेशन जारी है। 1 साल के दौरान इजराइल का यह मिलिट्री ऑपरेशन केवल गाजा तक ही सीमित नहीं रहा है, उसका दायरा बढ़ चुका है। वो अब देश की सीमाओं से बाहर दूसरे देशों में चला गया है। इसकी लपटें आज लेबनान को झुलसा रही हैं। इसकी तपिश इजराइल के 2000 किलोमीटर दूर यमन तक में महसूस की जा रही है। इसके अंगारे 1500 किलोमीटर दूर ईरान तक को अपनी चपेट में ले चुके हैं। इसके अलावा अरब वर्ल्ड तो इसकी सीधी चपेट में है। दुनिया के दूसरे मुल्कों पर भी इस लड़ाई का असर होता दिख रहा है। वो इस लड़ाई को बढ़ता हुआ देख रहे हैं। और सबसे खतरनाक बात यह कि यह लड़ाई थमने की बजाय और भड़कती जा रही है। इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। इजराइल ने लेबनान में एक और बड़ा हमला किया है। बीती रात बेरूत समेत लेबनान के कई हिस्से में इजरायली रॉकेट्स ने तबाही मचाई है और इन हमलों में इजराइल ने हिजबुल्लाह के बचे हुए लीडर्स को टारगेट किया है और वो इसमें कामयाब भी हुआ है। इजराइल का दावा है कि उसने हिजबुल्लाह के अगले चीफ हाशिम सफेदीन को निशाना बनाया है। पहले मैं आपको बताता हूं कि इजराइल ने यह हमला कहां किया। तो बताया जा रहा है कि यह हमला बेरूत के साउथ में दाहिया इलाके में किया गया। इस इलाके को हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। इजरायली फाइटर जेट्स ने दाहिया में ताबड़तोड़ बमबारी की है। आईडीएफ का दावा है कि इसी जगह हाशिम दूसरे हिजबुल्लाह लीडर्स के साथ अंडरग्राउंड बंकर में मीटिंग कर रहा था और तभी इजरायली एयरफोर्स ने वहां बमबारी की है। हाशिम सफेदीन हिजबुल्लाह के फॉर्मर चीफ नसरल्लाह का कज़न है और वो हिजबुल्लाह के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का हेड है। 1964 में जन्मा हाशिम 1982 में हिजबुल्लाह के गठन में शामिल था। हाशिम भी नसरल्लाह की ही तरह ईरानी लीडरशिप का बहुत करीबी है। तो लेबनान में अपने ताज़ा हमले में इजराइल ने हिजबुल्लाह के एक मिसाइल एक्सपर्ट मोहम्मद यूसुफ अनीसी को भी मार गिराया है। हिजबुल्लाह का कम्युनिकेशन नेटवर्क का चीफ मोहम्मद राशिद साख्फी भी ढेर कर दिया गया है। लेकिन इजरायली एयर स्ट्राइक में हाशिम मारा गया या नहीं, इस बारे में आईडीएफ अभी पुख्ता तौर पर कुछ भी नहीं बता रही। अगर हाशिम वाकई मारा गया तो ये ना केवल हिजबुल्लाह के लिए बल्कि ईरान के लिए भी एक और जबरदस्त झटका साबित होने वाला है। आप सोचिए कि इजराइल का स्पाई नेटवर्क कितना मजबूत है कि उसे हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह की सटीक लोकेशन पता थी और उसने उसे एयर स्ट्राइक कर मार गिराया। सोचिए, एयर स्ट्राइक कर, किसी ने जाकर नहीं मारा, एयर स्ट्राइक कर मारा। इसके बाद भी वो लगातार उन्हीं ठिकानों पर सटीक हमला कर रहा है जहां हिजबुल्लाह के लीडर्स मौजूद होते हैं। सोचिए कि इतनी बमबारी और हमलों के बाद भी इजराइल का वो नेटवर्क कितने शानदार तरीके से काम कर रहा है, जिससे बच पाना अभी तक तो नामुमकिन लग रहा है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ईरान के भीतर तक, बहुत भीतर तक अपनी पैठ बना चुकी है। ईरान के फॉर्मर प्रेसिडेंट और उन्हें टारगेट करना था। बाद में पता चला कि उस स्पेशल विंग के चीफ समेत उसका 20 स्टाफ खुद मोसाद के एजेंट्स थे। सीएनएन तुर्क पर 3 साल पहले दिए इस इंटरव्यू में अहमदी नेजाद ने कहा था कि इजराइल ने ईरान के अंदर जटिल ऑपरेशन आयोजित किए।
ये जल्दी से जानकारी प्राप्त कर सकते थे। ईरान में वे अभी इस बारे में चुप हैं। जो व्यक्ति ईरान में इजराइल के खिलाफ इकाई का प्रभारी था वो एक इजरायली एजेंट था। उस व्यक्ति के अलावा उस यूनिट के 20 अन्य सदस्य मोसाद एजेंट थे और उन्होंने ही ईरानी परमाणु दस्तावेजों को चुराने में कामयाबी हासिल की और वो ही ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या के लिए भी जिम्मेदार थे। आप समझिए कि इजराइल ने अपने दुश्मन के गढ़ में कैसे अपने मोहरे बिठा रखे हैं, जो उसे पल पल की रिपोर्ट भेजते रहते हैं और दुश्मन को भनक तक नहीं लगती। अब सवाल उठता है कि क्या इजराइल का यह हमला केवल हिजबुल्लाह को टारगेट करने के लिए था या फिर उसका असल मकसद ईरान को भड़काने के लिए था? असल मकसद ईरान को भड़काने था क्या? असल में ईरान ने इजराइल पर हमला तब किया जब हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह इजरायली हमले में मारा गया। उसके पहले तो फिर एक और मारा गया था, तब किया था उसने, इसके अलावा नहीं किया। तब से इजराइल लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है और एक के बाद एक हिजबुल्लाह की सारी लीडरशिप को निशाना बना रहा है, उन्हें खत्म कर रहा है। नसरुल्लाह के बाद के सारे हिजबुल्लाह लीडर्स मारे जा चुके हैं। नसरुल्लाह का दामाद भी ढेर हो चुका है और अब नसरुल्लाह के भाई हाशिम के भी मारे जाने की खबर कभी भी आ सकती है। जब तक ये वीडियो मैं बना रहा हूं तब तक उसके मारे जाने की बस अफवाहें आ रही हैं, खबरें आ रही हैं, पुष्टि नहीं हुई। तो इससे ईरान का बौखलाना तय है। तो क्या इजराइल ये चाह रहा है कि ईरान फिर से उस पर मिसाइल दागे? जरा सोचिए कि ईरान के इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स के बाद क्या हुआ। क्या लेबनान और गाजा में इजराइल ने अपना ऑपरेशन रोक दिया? जी नहीं, बल्कि ये ऑपरेशन और तेज हो चुके हैं। लेबनान में एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के लड़ाकों को टारगेट किया जा रहा है। ग्राउंड इन्वेजन और एयर स्ट्राइक के साथ साथ अब ईरान के पैराट्रूपर्स कमांडोज लेबनान में लैंड कर रहे हैं। क्लोज एनकाउंटर में उन्होंने 15 हिजबुल्लाह लड़ाकों को हलाक कर दिया है। इसके साथ ही हिजबुल्लाह के टनल नेटवर्क को भी उड़ा दिया है। इधर गाजा के तुलकारम में इजरायली जेट्स के अटैक में हमास कमांडर जाही यासिर अब्द अल रज़ेक औफी मारा गया है। यानी इजराइल का हमास और हिजबुल्लाह के लीडर्स का ऑपरेशन सफाया जारी है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या ईरान फिर से इजराइल पर कोई हमला करेगा? और नहीं तो इजराइल क्या ईरान के हमले का जवाब देगा? इजराइल पर हमले के बाद से ईरान के हौसले बुलंद हैं। 5 साल में पहली बार ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी सार्वजनिक तौर पर बाहर आए। उन्होंने तेहरान की ग्रैंड मॉस्क में शुक्रवार की नमाज पढ़ी और अपने समर्थकों को संबोधित किया। इस दौरान हजारों हजार लोग मस्जिद पहुंचे थे। खुमैनी ने नमाज के बाद सभी मुस्लिम देशों से एक साथ होकर इजराइल के खिलाफ लड़ने की अपील की। उन्होंने इजराइल को एक आक्रमणकारी देश बताया और हिजबुल्लाह और हमास को सपोर्ट किया। खुमैनी ने इजराइल पर मिसाइल अटैक के लिए अपनी सेना की तारीफ भी की। अच्छा, इसमें एक दिलचस्प बात भी हुई, वो ये कि खुमैनी ने कहा कि हमें अपनी डिफेंस बेल्ट को मजबूत करना होगा, अफगानिस्तान से लेकर यमन और ईरान से गाजा और लेबनान तक। यानी इसमें एशिया और मिडिल ईस्ट के लगभग सभी मुस्लिम देश आ गए। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि खुमैनी ने इसमें पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। तो क्या खुमैनी पाकिस्तान को एक मुस्लिम देश नहीं मानते हैं, या फिर वो ये जानते हैं कि इजराइल के खिलाफ जंग में मुसलमानों का साथ देने की पाकिस्तान में कुव्वत ही नहीं है? ये वो पाकिस्तान है जो हाय फिलिस्तीन करता रहता है। ये वो पाकिस्तान है जो इजराइल के खिलाफ झंडा बुलंद करने का ड्रामा करता रहता है। और देखिए कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने उसे अपनी लड़ाई में शामिल भी नहीं किया। खैर छोड़िए पाकिस्तान को, हम ईरान की बात कर रहे थे। तो ईरान के सुप्रीम लीडर ने 5 साल के बाद सार्वजनिक तौर पर बाहर आकर नमाज पढ़कर अपने सपोर्टर्स को स्पीच देकर यह बताने की कोशिश की है कि ईरान इजराइल से डरने वाला नहीं है। ईरान ने एक और डेयरिंग स्टेप लिया है। उसने अपने फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराघची को लेबनान भेज दिया है। इजराइल के लगातार हमलों के बीच ईरानी मिनिस्टर का लेबनान जाना अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है। ईरान के प्रेसिडेंट पेजेश्कियन ने अपने दोहा दौरे में इजराइल को सीधी चेतावनी दी थी कि अगर इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो उसका जवाब बहुत खतरनाक होगा। ईरान ने न केवल इजराइल को बल्कि उसका साथ देने वाले को, यानी सीधे सीधे कहें तो अमेरिका को भी सीधी चेतावनी दी है कि अगर उस पर हमला हुआ तो अंजाम भुगतना होगा। तो क्या ईरान भी इजराइल और अमेरिका को भड़काने की कोशिश कर रहा है? असल में ईरान को मुस्लिम वर्ल्ड का सपोर्ट मिलता दिख रहा है। दोहा में गल्फ समिट के दौरान ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन को अरब वर्ल्ड ने इस बात का भरोसा दिलाया कि अगर ईरान और इजराइल के बीच लड़ाई छिड़ती है तो वो इजराइल को अपने एयर स्पेस, अपनी एयर बेसिस या दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। वो लड़ाई के दौरान न्यूट्रल बने रहेंगे।
इसके साथ ही कतर समेत तमाम देशों ने लेबनान और गाजा पर इजरायल के हमलों की भी खुलकर निंदा की है। इससे भी ईरान के हौसले बुलंद हुए हैं। देखिए, ईरान के इतने कॉन्फिडेंट होने की एक और वजह है। वो वजह है इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रेड रूट पर उसकी जबरदस्त पकड़। रेड सी से लेकर, अगर आप देखेंगे, नक्शा देखेंगे, जो पूरा मैरीटाइम ट्रेड रूट है, तो रेड सी से लेकर होमरूज स्ट्रेट तक उसकी यही पकड़ अमेरिका और इजराइल को उस पर एक्शन लेने से पहले 100 बार सोचने के लिए मजबूर कर रही है। लेकिन अगर मैं अपने दिमाग की मानूं तो इजराइल भले ही देर करेगा पर एक्शन लेगा जरूर। ईरान हुतीज के जरिए रेड सी पर कंट्रोल कर रहा है। करीब 3 दिन पहले ही हुतीज ने रेड सी से गुजर रहे ब्रिटिश टैंकर कार्डेलिया मून को मिसाइल्स और वाटर ड्रोन से हमला कर उसे उड़ा दिया। यमनी मिलिट्री मीडिया ने इसका वीडियो भी रिलीज किया है। इस वीडियो में ब्रिटिश टैंकर में जबरदस्त धमाका होता दिखाई दे रहा है। इसी डर का असर देखिए कि सिंगापुर में कंटेनर शिप्स की लाइन लग गई है। ज्यादातर जहाजों को रेड सी के रास्ते स्वेज नहर पार करनी है, लेकिन हुतीज के डर से वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। रेड सी को लेकर यह हाल है तो सोचिए, अगर ईरान और उसे सपोर्ट करने वाली मिलिशिया होमरूज स्ट्रेट को भी बंद कर देंगे तो क्या होगा। बस यही वजह है कि ईरान पर हमले को लेकर इजराइल और अमेरिका के कदम फिलहाल ठिठके हैं। वो इस पूरी प्लानिंग को देख रहे हैं कि कहां कहां पर गलती हो सकती है और कैसे हम इसे निपटेंगे। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि इजराइल ने ईरान पर हमले की प्लानिंग नहीं की है, प्लानिंग कर चुका है। इसका असर आपको बहुत जल्द दिखेगा। इजराइल ने हमले के बाद ही ऐलान कर दिया था कि ईरान को इसका जवाब दिया जाएगा। इजराइल ने यह भी कहा था कि वो इन हमलों के जवाब में ईरान के न्यूक्लियर साइट्स और तेल के भंडारों को निशाना बना सकता है। हालांकि अब तक ऐसा हुआ नहीं है। इजराइल के फॉर्मर पीएम एहूद बराक ने कहा है कि इजराइल ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर तो नहीं, लेकिन ऑयल इंडस्ट्रीज पर हमला जरूर कर सकता है। अमेरिका भी लगातार इजराइल से हमलों की प्लानिंग को लेकर बातचीत कर रहा है। इस बातचीत की खबरों से भी अंदाजा लग रहा है कि इजराइल ईरान के तेल के भंडारों को ही टारगेट करने वाला है। वर्ल्ड वाइड बिजनेस, ट्रेड और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मुहैया कराने वाली S&P ग्लोबल ने भी अपनी रिपोर्ट में ऐसी ही आशंका जताई है। S&P ग्लोबल की यह रिपोर्ट बता रही है कि साल 2023 के मुताबिक ईरान रोजाना 2.82 मिलियन बैरल तेल का प्रोडक्शन कर रहा है। उसकी 10 से ज्यादा रिफाइनरी रोजाना 2.4 बिलियन बैरल तेल रिफाइन कर रही हैं। इस्फहान, अबादान और बंदर अब्बास की रिफाइनरी सबसे बड़ी है। इसी तरह खार्ग ऑयल टर्मिनल सबसे बड़ा ऑयल स्टोरेज प्लांट है। यह ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट का 90% अकेले हैंडल करता है। ईरान का दूसरा सबसे बड़ा ऑयल क्लस्टर होर्मुजगान है। तो खार्ग और होर्मुजगान के अलावा दूसरे ऑयल स्टोरेज प्लांट्स और रिफाइनरीज पर इजराइल का हमला हो सकता है। देखिए, इजराइल ने पहले से ही साफ कर दिया है कि हमला कब, कहां और कैसे होगा वो तय वही करेंगे। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि ईरान के हमले के बाद इजराइल ने अब तक जवाब नहीं दिया है तो वो चुप होकर बैठ जाएगा। इजराइल चुप होकर बैठने वालों में नहीं है। हाँ, लेकिन जो उसका हमला होगा वो बहुत सोचा समझा होगा। इजराइल की हिस्ट्री क्योंकि कभी ऐसी रही नहीं, इसलिए ईरान पर इजराइल के काउंटर अटैक का खतरा टला नहीं है। इजराइल भी हमले के बाद के नतीजों को एनालाइज कर रहा होगा और उसी के हिसाब से एक्शन लेगा कि अगर हमने ईरान पर अटैक किया तो उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। और इजराइल इसमें बहुत माहिर है और बदला तो वो लेगा। तो दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और जिन दोस्तों ने डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई आपसे आग्रह है, अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको जो जानकारी देता हूं वो बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी देता हूं, विद रेफरेंस देता हूं, कहीं कोई हवाबाजी नहीं करता। और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा, वरना अगर मैंने कोई वीडियो अपलोड किया तो उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचेगी नहीं अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया होगा। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,